प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। ये जो सब्जेक्ट है इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ये बताता है कि नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मार्केट और इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ इन कौन कौन सा इन्वॉल्व है हमारा मोबिलाइजेशंस में, एलोकेशंस में और यूटिलाइजेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी इंडिया में है उसका किस तरीके का नेटवर्क है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें जो है इंक्लूडेड हैं, इन सभी को जो है बताता है फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया का है वो। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, चैनलिंग सेविंग के लिए इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडिया में हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए भी जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जो कि सबसे पहला कंपोनेंट है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ और को इम्प्लीमेंट करना और फॉर्मुलेट करना। साथ ही साथ ये बैंकों को सुपरवाइज़ करता है और रेगुलेट करता है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी रेगुलेट और मैनेज करता है। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मैनेज करने का काम करता है। स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम को इंश्योर करता है कि भाई स्टेबिलिटी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखा होगा, है ना, जो कि लगभग 20 मई के आसपास, ये जो है 20 मई 2023 के आसपास आपको एक न्यूज़ मिला होगा कि आरबीआई जो है 2000 का नोट को जो है वापस ले रहा है ना। तो ये क्यों ले रहा है? तो इसीलिए ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रह सके, जो हमारे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रह सके, इसलिए जो है ये चीज़ें की जा रही है। उसके बाद आता है आपका दूसरा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया प्ले एन विटल रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना लोन को, और भी वेरियस फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ जो फैसिलिटी टेट किया जाता है पेमेंट का, वो भी जो है करने में काम करता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। इसलिए कॉमर्शियल बैंक भी जो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक ऑपरेट इन इंडिया, जो भी ऑपरेट होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम कॉमर्शियल बैंक का होता है। नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि एनबीएफसी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लोन देना, क्रेडिट फैसिलिटी देना, प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट करना, है ना, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सभी है। बट ये कभी भी बैंक को लाइसेंस नहीं देता है ना। डू नॉट होल्ड अ बैंक लाइसेंस, ये बैंक का कोई लाइसेंस होल्ड नहीं करता है, ना ही किसी को प्रोवाइड करता है। ये इसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारा एक क्रेडिट देना इंडिविजुअल और बिजनेसेस को, ताकि वो सेक्टर में अंडर रिजर्व हो सके, जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसके द्वारा। कैपिटल मार्केट्स, इंडिया में वेल डेवलप्ड जो कैपिटल मार्केट्स है वो इंक्लूड होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा यहाँ है। ये जो मार्केट है ये फैसिलिटेट देता है हमारा, आप सिक्योरिटी को सेल या बाई कर सकते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ये सभी को बेच या खरीद सकते हैं। ये कैपिटल मार्केट में हमें प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये इंडिया में इंश्योरेंस
कवरेज प्रोवाइड करता है। अलग अलग तरीके का इंश्योरेंस कवरेज होता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस जो है मतलब इंक्लूडेड होते हैं हमारा इंश्योरेंस सेक्टर में। जो इंश्योरेंस होता है उसका रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन चलाता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रन करता है। म्यूचुअल फंड्स ये एक तरीके का पूल मनी होता है जो कि इन्वेस्टर को क्या करता है, डाइवर्सिफाई करता है कि भाई आप अलग अलग पोर्टफोलियो और सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करो। दे प्रोवाइड अ एवेन्यू फॉर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट स्टॉक। स्टॉक में इंडिविजुअल को क्या करता है, इन्वेस्ट करने का एक तरीके का जरिया बनाता है, पूल करता है कि भाई आप इन्वेस्ट करो स्टॉक में, बॉन्ड में और भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा ये क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। उसके बाद आता है फंड, पेंशन फंड। जो पेंशन फंड है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है जो कि रिटायरमेंट के बाद जो भी सेविंग्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है और इनकम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद। ये जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करता है पेंशन स्कीम इन इंडिया को। उसके बाद आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, MFI। MFI जो है ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो स्मॉल लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू लो इनकम इंडिविजुअल्स को, जिसका इनकम जो है बहुत कम होता है, या स्मॉल बिजनेसेस जो ओपन किया है उन लोगों को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। और अंडर रिजर्व्ड जो सेक्टर्स सेगमेंट्स होता है पॉपुलेशंस का, उसको एम्पावर करने के लिए, यानी उसको बढ़ोतरी करवाने के लिए, उसको कुछ राइट्स देने के लिए एक तरीके से कह सकते हो। उसके बाद आपका आता है पेमेंट सिस्टम। इंडिया में एक विटनेस्ड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के कारण, UPI के कारण, जो कि पूरे विश्व में एक प्रचलित हुआ है कि बस स्कैन एंड पे वाला सिस्टम, तो ये इंडिया में सबसे पहले आया। मोबाइल वैलेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट आपका है। जो UPI है ये सेफ़ और सिक्योर पेमेंट मेथड है, जो कि और भी कई सारे देश चाह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है हमारे यहाँ भी हो सके। दिस सिस्टम्स हैव ट्रांसफर्ड द वे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आप आराम से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये पार्ट है हमारा RBI का, जो कि वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवरसी करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को। इसमें इंक्लूड होता है हमारा सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी कई सारे अनदर अथॉरिटी रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं वो इसके अंतर्गत जो है हमारा आता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इशूज़ इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी और यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हैं बाय इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल के द्वारा या किसी बिजनेसेस में किया जा रहा है, तो उसको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है कहा जाता है। particularly those who are under reserved or excluded from traditional financial system, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग होता है या अंडर रिजर्व्ड होता है वो। while efforting have been made to improve financial inclusion worldwide, कई सारे इशूज़ जो है
क्रिएट होते हैं या हिंडर जनरेट हो जाते हैं। तो कौन कौन से इशूज़ जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारा आता है। तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें जो है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है ग्लोबल पॉपुलेशंस का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है पार्टिकुलरली हमें देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में सिग्निफिकेंटली हमारा काम नहीं करता है। स्टिल लैक ऑफ जो है एक्सेस होता है फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेमेंट सिस्टम जो है सभी लोग एक्सेस नहीं कर पाने के कारण से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है। दिस लैक ऑफ एक्सेस रिस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू सेव, इन्वेस्ट और प्रोटेक्ट देम सेल्फ अगेंस्ट रिस्क। जो भी रिस्क वगैरह है उससे वो जो है प्रोटेक्शंस वगैरह जो है नहीं मिल पाता है, मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है आ जाते हैं, जिसके कारण से लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी। कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि लो इनकम कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में लैक ऑफ नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स नहीं होने के कारण से क्या होता है कि जो इंगेजमेंट होना चाहिए इफ़ेक्टिवली विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, वो नहीं हो पाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है कि ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वर्क करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए भी। उसके बाद आता है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एफोर्डेबिलिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जो कि एक्सपेंसिव और उसको बनाने में एफोर्डेबल होता है देम फॉर लो इनकम इंडिविजुअल। जो लो इनकम इंडिविजुअल होता है उसके लिए हाई कॉस्ट वो सर्विसेज जो है हो जाता है, जिसके कारण से वो नहीं काम करना चाहता है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फीस और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इम्पोज किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि एक बैरियर का काम करता है लो इनकम इंडिविजुअल्स या लो इनकम बिजनेसेस वालों के लिए। इनसफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो डिजिटल डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है बाय लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सर्विसेज, प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम benefits from digital financial services। inadequate infrastructures particularly रूरल और रिमोट एरिया में क्या होता है कि हिंडर प्रोवाइड होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नेटवर्क जो है नहीं जा पाता है। अभी भी आपके इंडिया में कई सारे वैसे एरिया हैं, या अपना बिहार में ही देख लो ना, बहुत सारे वैसे एरिया हैं जहाँ पे ना आपको क्या किए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली जब प्रॉपर तरीके से इंटरनेट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएँ वहाँ तो आप लोग अपना क्या कर रहे हैं कि डिजिटल का यूज़ करके पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं रह रहा है वहाँ पे कैसे आप कर पाओगे पेमेंट, बताओ, पॉसिबल नहीं ना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजेस। कई बार मैनी चैलेंजेस आता है जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आता है ना, तो वहाँ पे नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है जब भी ओपन करवाना पड़ता है बैंक अकाउंट को, ताकि एक्सेस किया जा सके फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। साथ ही साथ ये जो इश्यूज़ है ये हैम्पर करता है हमारा जो भी एबिलिटी होता है फाइनेंशियल आइडेंटिटी का इस्टेब्लिश करने का वो, और लिमिट्स हमें देता है देयर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सिस्टम में। एक मतलब लिमिटेड जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है। जेंडर डिस्पार्टीज, कई बार वोमेन फेस करती है कई सारे चैलेंजेस जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने में और फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने में। साथ ही साथ कल्चरल बैरियर, लीगल कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ये सारे जो है जेंडर गैप के कारण से होता है हमारा।
और ये सभी जो है हमारा क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में रोड़ा का काम करता है। मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हो कि हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, राइट, ताकि आपको प्रॉपर और हेल्प की जा सके। आगे एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इनसफिशिएंट टॉलरेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कुछ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फेल हो जाते हैं हमारा डाइवर्स जो भी नीड है अंडर रिजर्व पॉपुलेशंस को उसको देने में। ये भी एक लैक है हमारा टॉलरेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, जो कि एड्रेस किया जाता है। हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, सच एज माइक्रो फाइनेंस फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर के लिए। किसके लिए? फार्मर के लिए। तो आई होप कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।